देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कि चार्ज जो है मोशन में होगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा तो यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट होता रहेगा। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट। करंट किसे कहते हैं? तो अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बच्चों चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो अगर उसका मैं रेट निकाल दूं तो ये उसकी करंट की वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूं करंट के टाइप्स की, तो दो टाइप का होता है मेनली। जो फर्स्ट वन है वो है डायरेक्ट करंट और सेकेंड वन इज एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो पूछता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट करंट कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? सेल और बैटरी के थ्रू। और भी सोर्सेज है जहाँ से डीसी अपन जनरेट कर सकते हैं। देखो, अगर एसी की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहता है ऑल्टरनेटली। तो यहाँ देखा जाए, इसका सोर्स जो है एसी जनरेटर है। देखो यहाँ पे आईटी का मैंने ड्रॉ कर रखा है। इसमें देखो टाइम बढ़ रहा है बच्चों, लेकिन कांस्टेंट की करंट की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि आई नॉट के बराबर है। सिमिलरली यहाँ देखोगे एसी में, तो एसी में अपन देख रहे हैं कि ये देखो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो इधर पॉजिटिव में जा रहा है तो इधर नेगेटिव में जा रहा है। इसको अपन साइन क्या कर लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आई नॉट के बराबर। देखो अपन इस चैप्टर में बात करेंगे डीसी करंट की। तो देखो डीसी करंट को अपन देखेंगे कि एवरेज डीसी करंट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस डीसी करंट क्या होता है। एवरेज इज डिफाइंड इन इंटरवल बट इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, देखो तो अपन देखेंगे कि एवरेज करंट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज करंट। चलो अपन एवरेज करंट देख लेते हैं कि एवरेज करंट क्या होता है बच्चों। देखो यहाँ लिखो ए नंबर, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ए नंबर देखते हैं, एवरेज करंट, इसको अपन ऐसे दिखाएंगे या ऐसे लिखा आएगा आई एवरेज। तो एवरेज करंट होता क्या है? इफ क्यू चार्ज, अगर क्यू चार्ज फ्लो होता है थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, in time interval delta t, then तब अपन एवरेज करंट को कैसे लिखेंगे? एवरेज करंट इज रिटन एज फॉलोइंग। देखो जो एवरेज करंट आएगा, ये जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या इसको अपन लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू को अपन लिख सकते हैं एन ई डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें बच्चों तो आपको एक छोटा सा नोट दिखाई दे रहा है कि जो करंट की वैल्यू है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्रॉस सेक्शन के रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ लिखो कि आई डजंट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन।
क्रॉस सेक्शन के रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। ये डिपेंड कर रहा है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ ना, वो डिफाइन करेगा करंट की वैल्यू को, ना कि एरिया और रेडियस जो है इससे जो है करंट इंडिपेंडेंट है। क्या है? इससे करंट इंडिपेंडेंट है। देखो अगर दूसरा करंट देखें बच्चों तो वो है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंट मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ना, तो वैल्यू ऑफ करंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। देखो बी नंबर है वो है इंस्टेंटेनियस करंट, इसको अपन आई से डिनोट करते हैं या आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा। तो देखो द वैल्यू ऑफ करंट एट पर्टिकुलर instant of time is known as instantaneous current। ये बात आपको पता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर करंट की वैल्यू, तो आई इंस्टेंटेनियस जो होता है बच्चों, इसको अपन आई से दिखाते हैं, इसको लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। यहाँ अपन देखें बच्चों तो डी क्यू बाई डी टी इज द स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। हाँ ठीक है, तो दिस इज द स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ। याद रखिएगा क्यू टी ग्राफ का ये स्लोप है। ये है आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ छोटा सा नोट लिखते हैं, तो यहाँ लिखोगे जो पहला नोट है बच्चों वो है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो मान लो कि अगर एक क्यू टी ग्राफ है, अगर इसका आप स्लोप निकालते हो तो ये आई देगा। क्या देगा? इंस्टेंटेनियस करंट दे रहा होगा। चलो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें बच्चों, तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखना इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आप लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो तो आप क्यू को लिख सकते हो इंटीग्रेशन ओवर आई डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समीशन। समीशन का मतलब एरिया ऑफ कंटिन्यूअस कर्व ना। देखो तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि Q इज इक्वल टू चार्ज फ्लो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आई डी टी विच विल बी एरिया ऑफ आई टी कर्व, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। तो अगर आपको चार्ज फ्लो निकालना है बच्चों तो आई टी कर्व का एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक आई टी कर्व है, यहाँ एक आई और टी कर्व है। अगर मेरे को मान लो एक ऐसा कर्व है, ठीक है, ये है ए और ये है बी, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं बच्चों, तो एरिया निकालूंगा तो ये चार्ज फ्लो निकल जाएगा मेरे को। ठीक है, चार्ज फ्लो निकलेगा। उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? ए इंटू बी के बराबर। तो मैं इस ग्राफ से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आई टी कर्व दिया हुआ है तो अपने को चार्ज फ्लो इतने टाइम में पूछा जा सकता है। तो आई टी कर्व का अगर एरिया निकाल दूंगा बच्चों तो चार्ज फ्लो निकल जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये था दूसरा नोट। ठीक, अगर अपन तीसरा नोट देखें तो अपने को ये बात
पता चल रहा होगा बच्चों कि करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगा? ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। नहीं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और एक डायरेक्शन होना चाहिए, और जो तीसरा है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये तीन चीज़ों को फॉलो करती है तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, करंट के पास जो करंट है बच्चों, इसके पास पहला मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। तीसरा जो बात है वो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है? नहीं। तो दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो, अगर इसके यूनिट की बात करें बच्चों, तो करंट की जो यूनिट होती है, जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो कुछ सवाल देखते हैं हम। सवाल जो है वो किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अब तक के थ्योरी पे सवाल पूछने की, उस पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखना, जो पहला सवाल है वो ऐसा है, जो पहला सवाल है बच्चों वो ऐसा है कि आई की वैल्यू अपने को गिवन है 4t³ प्लस 5t⁴। ये है करंट जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अपने को सवाल में ये पूछा गया है कि फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। देखो, अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? देखो, फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से 2। तो जो टोटल चार्ज फ्लोन आ रहा होगा बच्चों 4t⁴ प्लस 5t⁴, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 dt। इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे आसानी से। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस 5t⁵ डिवाइड बाई 5। ये देखो यहाँ से कट रहा है 0 से 2। इसको निकालोगे तो 2⁴ प्लस 2⁵ आ रहा होगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा होगा 16 प्लस 32। तो जो चार्ज की वैल्यू आ रही होगी टोटल फ्लोन चार्ज, वो आ रहा होगा 48 यूनिट्स। इतना चार्ज फ्लो हो रहा होगा। देखो, जो दूसरा तरीके से सवाल बनाया जा सकता है वो है ग्राफ। क्या है बच्चों? ग्राफ है। मान लो मैं आपको IT कर्व देता हूँ। ऐसा सवाल है कि मैं यहाँ आपको IT कर्व दे रहा हूँ, मैं ऐसा IT कर्व देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, ये 2 सेकेंड है, ये 4 है और ये 6 है, और ये 2 एम्पियर का यहाँ पे वैल्यू है। आपको बताना है कि टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम
0 to 6 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड तक टोटल चार्ज कितना फ्लोन हुआ होगा, मतलब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो देखो मैं बताया था आपको कि अगर आपको चार्ज निकालना है तो एरिया निकाल दो IT ग्राफ का, IT ग्राफ का एरिया निकाल दो, या तो आप डायरेक्ट इसका एरिया निकाल दो, नहीं तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया जोड़ दो। तो देखो मैं इसमें चार्ज बोलता हूँ Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3। तो Q1 निकालोगे तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 कूलम मान लो। Q2 निकालोगे तो ये क्या है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 इंटू 2 आ रहा होगा मतलब 4। Q3 निकालोगे बच्चों तो देखो कितना आ रहा होगा, ये है Q3, तो इतना लेंथ कितना है 2, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितना है इसका 2, तो यहाँ आ रहा हुआ 2 कूलम। अगर Q टोटल निकालते हो तो Q टोटल विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 4, दिस विल बी 80 यूनिट्स। मैं इसको कूलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो इसमें आपके जो अगला सवाल पूछा जा सकता है वो ऐसा है कि चार्ज को मैं टाइम का फंक्शन दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चों, चार्ज को टाइम का फंक्शन दिया और इसकी जो वैल्यू है वो 3t² प्लस 2t है, ठीक है बच्चों। इसमें जो पहला सवाल पूछा हूँ वो पूछा हूँ फाइंड आई एवरेज बिटवीन, आई एवरेज निकालने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, टाइम इंटरवल याद रखना, 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड के इंटरवल में मैंने एवरेज करंट पूछा है। उसके बाद पूछा है कि फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि इंस्टेंट दूंगा ना मैं 2 सेकेंड पे पूछ लिया आपसे। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा कि एवरेज करंट निकालना है। तो एवरेज करंट निकालने के लिए क्या करूंगा बताओ, एवरेज करंट निकालने के लिए अपने को पता था Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। ये क्या बच्चों, QT2 माइनस QT1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये आ रहा होगा। चलो तो अगर आई एवरेज निकालो बच्चों तो t की जगह इसमें 3 डालना है, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस t की जगह 2 डालना है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 27 प्लस 6 माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 1, इसको कैलकुलेट करते हो तो 33 माइनस 16 डिवाइड बाई 1 आ रहा है ना। तो जो एवरेज करंट आ रहा है वो आ रहा है 17 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर अपन इंस्टेंटेनियस करंट निकालें बच्चों तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था ना, सिंपल अपने को डिफरेंशिएशन करना था। तो देखो अगर दूसरा पार्ट सॉल्व करते हो y इंस्टेंटेनियस तो dq/dt रखना पड़ेगा। देखो d/dt ऑफ q कितना है, देखो 3t² प्लस 2t, किस इंस्टेंट पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आई की वैल्यू तो यार होगा डिफरेंशिएशन 6t प्लस 2 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डालना होगा ना। t इज इक्वल टू 2 डालोगे तो देखो कितना होगा, 6 इंटू 2 प्लस 2, इतना एम्पियर करंट आ रहा होगा, तो ये 14 एम्पियर आ रहा होगा। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत है। तो अपन देख चुके कि सवाल कैसे पूछा जा सकता है। चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखते हैं। नोट्स क्या है,
तो पहला नोट है बच्चों कि चार्ज को फ्लो होने के लिए कैरियर्स की जरूरत है, ठीक है, चार्ज कैरियर की जरूरत होती है। तो अगर आप नोट देखते हो तो पहला है कि आपको पता है कि करंट इज ड्यू टू चार्ज कैरियर्स, ठीक है। चलो, तो आपको पता है ये बात, नहीं पता है तो जान लो कि कंडक्टर के अंदर जो करंट कंस्टिट्यूट होता है वो किस टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से होता है। आपको पता है कि कंडक्टर्स में फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो कंडक्टर के अंदर जो करंट जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते होता है। सिमिलरली अपन देखें सेमी कंडक्टर के अंदर, तो सेमी कंडक्टर के अंदर जो करंट जनरेट होता है आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के चलते होता है। चलो, अगर अपन बात करें इंसुलेटर्स की तो आपको पता है कि ये करंट कंस्टिट्यूट नहीं करता है, मतलब यहाँ चार्ज कैरियर होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। देखो, अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट की तो इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों चार्ज जो बनता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से बनता है। याद रखना बच्चों, अगर डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें, अगर डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो करंट बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस की वजह से। क्या बनता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस की वजह से। चलो, जो दूसरा नोट है वो ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे, कि करंट का डायरेक्शन क्या मानेंगे, वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों जनरली होता क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो अपन हाई पोलरिटी से लो पोलरिटी एंड की तरफ मानते हैं। मतलब अपन ये मानते हैं along the direction of flow of पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है बच्चों उधर अपन मानते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, और इसका रिवर्स कर देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे। चलो, एक सवाल देखते हैं। एक हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या बच्चों? हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे एक सवाल है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस पे हाइड्रोजन आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है लेफ्ट एंड और ये है राइट एंड, और ये जो है ये है हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। देखो, इसमें दिया क्या है कि जो हाइड्रोजन आयंस है वो राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट करंट कितना आएगा। रिजल्टेंट करंट कितना आएगा जब हाइड्रोजन आयंस की संख्या 3 × 10⁻19 हाइड्रोजन आयंस हैं तथा 2 × 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तब बताना है रिजल्टेंट करंट कितना आएगा। चलो ठीक, अगर इसका सॉल्यूशन बनाए बच्चों तो देखो, अपन बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज वाला कैरियर जो होगा उसी डायरेक्शन में करंट आ रहा, तो हाइड्रोजन आयन के मूवमेंट के चलते करंट तो इसी डायरेक्शन में बन रहा होगा, तो मैं इसको I+ मानता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन मानेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बच्चों उसकी अपोजिट, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा हो वो इधर हो रहा है, इसको मैं इसके चलते मैं I/H। तो देखो, दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट करंट होगा बच्चों वो होगा
छूट जाएगा ना। चलो अब पहले के वजह से निकालूं तो N1 Q1 डिवाइड बाई T1, और यहाँ भी जो टाइम है वो अपने को 1 सेकेंड पे निकालना है, T1 प्लस N2 Q2 डिवाइड बाई T2। ये N क्या है बच्चों, यहाँ पे N है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ना, जैसे Q1 चार्ज कैरियर है तो उसका नंबर कितना है, N1। सिमिलरली देखो अगर हाइड्रोजन के चलते करें तो 3 इंटू 10 का पावर 19 इंटू चार्ज कितना होगा, इतना डिवाइड बाई 1 सेकेंड, प्लस इसके बाद से देखो 3 इंटू 10 का पावर 19 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिवाइड बाई 1। इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 4.8 प्लस देखो ये यहाँ पे 2 है ना बच्चों, यहाँ 2 है, ठीक है, तो यहाँ आ रहा होगा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ रहा है, 8 एम्पियर, ठीक है। ये 8 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा होगा जो कि रिजल्टेंट करंट रहा होगा। देखो क्या अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्किल पे घूम रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो क्या उसके चलते करंट जनरेट होगा? हाँ बच्चों, अगर चार्ज मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट जनरेट होगा। देखो तो अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। अगर कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, जिसे मान लो इस ट्रैक पे कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो r है, और यहाँ एक चार्ज है जो कि v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो जो करंट बन रहा होगा वो इसी के डायरेक्शन में बन रहा होगा। देखो अगर यहाँ करंट लिखें बच्चों तो करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, लिखेंगे, और अपने को पता है कि टाइम पीरियड आएगा 2 पाई r टोटल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड आ रही होगी ना। देखो तो यहाँ 1/t को क्या लिखते हैं, 1/t को लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ लिख सकते हो Q इंटू एफ। टी को डालो, टी को यहाँ डालोगे तो देखो, तो यहाँ टी डालोगे तो ये आ रहा होगा, ये यहाँ पे टी की वैल्यू तो ये आ जा रहा होगा ऊपर और ये आ रहा होगा नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको ये बात पता है बच्चों कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। मान लो कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा के टर्म में लिखना है तो यहाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा डालो, यहाँ v इज इक्वल टू जैसे ही आर ओमेगा डालोगे तो r से r कैंसिल हो रहा होगा, और जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा q ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये है रिवॉल्विंग चार्ज के चलते जो करंट जनरेट हो रहा है उसका फॉर्मूला। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, क्या बच्चों, वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो बताना है कि करंट कितना जनरेट होगा। देखो ऐसा सवाल है, एक रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है लैम्डा, और अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आपको बताना है कि करंट कितना बन रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओमेगा से रोटेट करने के लिए अगर कोई चार्ज ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। देखो अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बच्चों और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो टोटल चार्ज कितना है, तो अगर Q की बात करोगे यहाँ Q 2 पाई r इंटू लैम्डा,
टोटल चार्ज, तो यहाँ वैल्यू डाल दो, तो 2 पाई आर इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ओमेगा, यहाँ से ये गया, तो जो करंट आ रहा है बच्चों वो है लैम्डा आर ओमेगा, ये करंट बन रहा होगा। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी की। किसकी बात करने जा रहा है? करंट डेंसिटी। कि करंट डेंसिटी होता क्या बच्चों? करंट डेंसिटी, इसको अपन जे से दिखाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो करंट डेंसिटी होता है बच्चों वो होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। क्या होता है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ एनी कंडक्टर। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। देखो तो जो करंट डेंसिटी होगा वो होगा I बाई ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। याद रखना जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है बच्चों? वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या along अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड के along इसका डायरेक्शन आता है। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होता है, देखो आई का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको अपन ऐसे देखते हैं, मान लो कि एक क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा है, ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, इससे करंट आ रहा है इधर से आई, ये है वर्टिकल प्लेन में ना, तो इसका एरिया वेक्टर इधर, ठीक है, करंट भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जे का डायरेक्शन आएगा वो भी आएगा इधर ही। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। देखो करंट को अपन बोले थे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे करंट डेंसिटी है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात अपने को याद रखना है कि करंट स्केलर है लेकिन उसकी डेंसिटी जो बन रही है करंट डेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए अपन केस बनाते हैं। इस बार जो जे है करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। वो क्या बच्चों? कांस्टेंट है। तो अपन आई को लिखे बच्चों तो लिखूंगा जे डॉट ए इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ये जो ए कॉस थीटा है बच्चों वो है प्रोजेक्टेड एरिया अलोंग करंट, प्रोजेक्टेड एरिया अलोंग करंट। याद रखना ये बात। देखो तो इसमें अपन एक केस ले रहे हैं यूनिफॉर्म, अगर कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको क्या लिख रहा हूं। देखो ये है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों, ये है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई, एक एरिया ये है, इसको मैं A2 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? A2। और एक एरिया बच्चों मैं यहाँ से लेता हूँ, एक एरिया यहाँ से लिया,
इसको मैं A1 बोलता हूँ। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे आ रहा होगा, इसका जो एरिया वेक्टर बच्चों वो है इधर, और मैं इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसको A बोलता हूँ, और ये एंगल है थीटा। तो देखो इस एरिया वेक्टर का एक प्रोजेक्शन इधर आ रहा होगा, उसकी वैल्यू होगी A1 cos थीटा। अपने को लिखना क्या था कि एरिया का प्रोजेक्शन अलोंग I, तो मैं लिख दिया। तो देखो अगर मैं इसके लिए करंट डेंसिटी J1 बोलूं और इसके लिए J2 बोलूं और ये पूरे कंडक्टर के लिए J बोलूं, तो J1 को मैं लिखूंगा बच्चों देखो I/A1 cos थीटा, और J2 को लिखूंगा I/A2, और J को लिखूंगा I/A। यहाँ पे देखने वाली ये बात है बच्चों कि A1 cos थीटा जो है वो A2 के बराबर आएगा, क्योंकि इसका क्या है, अलोंग कंपोनेंट है ये, तो इसीलिए यहाँ पे J1 = J2 = J आ रहा होगा। अगर केस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो ये वैल्यू अपने को मिल रही होगी। देखो अब अपन लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को। क्या ले रहे हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को ले रहे हैं। चलो अब अपन बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तब, जैसे मान लो ऐसा है, एरिया ये है और एक एरिया ये है, इसको मैं A2 बोल रहा हूँ और इसको A1 बोल रहा हूँ, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो है I। यहाँ अपन देखें तो A1 इज ग्रेटर देन A2 है, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला था आपको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करंट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो करंट यहाँ भी कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू यहाँ भी I ही रहेगी और यहाँ भी I ही रहेगी बच्चों, क्योंकि वैल्यू ऑफ करंट डजंट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, वो किसी भी शेप का हो। चलो ठीक है, देखो तो मैं J1 को लिखूंगा I/A1, सिमिलरली J2 को लिखूंगा I/A2। को देखा चूंकि A1 इज ग्रेटर देन A2 इसीलिए J1 इज लेस देन J2, ये वैल्यू आ रही होगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। देखो अपन इस प्रॉपर्टी को तब डील कर रहे हैं जब कंडक्टर के क्रॉस, ये क्या है बच्चों, ये है कंडक्टर अपना, ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, मतलब इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये है इनसाइड द कंडक्टर, ये अपन कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं, और ये हैवी मेटल साइन है जो कि प्लस है, ये पॉजिटिव हैवी मेटल साइन है। देखो अगर अपन बच्चों किसी भी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो होता क्या है, वो सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही थर्मल एनर्जी आएगी बच्चों तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल एनर्जी गेन करता है सराउंडिंग से एट रूम टेम्परेचर, तो गेन करने के बाद उसका मोशन चालू होगा, और वो जो मोशन होगा वो रैंडम होगा, और थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम से वो भी फ्री हो जाते हैं टू मूव, तो उनका जो मोशन होगा इस केस में वो रैंडम होगा। और अपने को पता है कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका अगर रैंडम में मोशन हो रहा है बच्चों तो ये एक बार आयन से मतलब कि कोलाइड कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा, तो इस केस में क्या होगा कि वेरियस कोलिजन्स हो रहा होगा, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। तो देखो इस केस में अपन आरएमएस स्पीड और थर्मल स्पीड की बात करते हैं, जिस स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट इनसाइड द कंडक्टर हो रहा होगा। देखो अपने को पता है कि हाफ mv/m² इज इक्वल टू ये होता है थर्मल एनर्जी 3/2 k/T। यहाँ के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी को अपन रूम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है।
तो अगर ये वैल्यू पुट करते हो, के की वैल्यू पता है अपने को, टी की, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो जो थर्मल एनर्जी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर मूव कर रहा है बच्चों, उसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का, तो रैंडम मोशन है, इसको अपन ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। देखो अपने को पता है कि अगर किसी भी रैंडम वेक्टर क्वांटिटी का अगर एवरेज निकालें तो 0 आएगा। तो रैंडमनेस के चलते जो करंट बन रहा होगा वो भी 0 बन रहा होगा। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर अपन आगे बात करें तो देखो यहाँ पे यहाँ स्पीड की बात कर रहे थे अपन ना, स्पीड जो है वो थर्मल स्पीड है। लेकिन अगर थर्मल वेलोसिटी की बात करें बच्चों, देखो अगर ई नंबर केस जो है वो अपन थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं अपन? बात करने जा रहे हैं थर्मल वेलोसिटी। देखो अगर थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा। सबके पास अपना खुद का थर्मल स्पीड रहा होगा। मैं मान लेता हूँ n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ड्यू टू रैंडमनेस 0 आ रहा होगा। तो याद रखना, अगर कंडक्टर को विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस अगर फ्रीली छोड़ देते हैं तो स्पीड तो बन रहा है इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन उसका थर्मल वेलोसिटी जो है वो 0 है। यहाँ पे एक बात करते हैं बच्चों, मीन फ्री पाथ। क्या बात कर रहे हैं? मीन फ्री पाथ। कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसको अपन लैम्डा से दिखा रहे हैं। देखो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मोशन अपन कंसीडर करें तो वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इनसाइड द कंडक्टर उतने कोलिजन जाके करेगा वो। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों फॉर एन कोलिजन, उसका एवरेज अगर अपन निकाल दें तो अपन उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो इसको लिख लो, एवरेज डिस्टेंस, ये क्या होता है ये लिख लो, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो जो लैम्डा होगा बच्चों, जो मीन फ्री पाथ है, वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत। जनरली मेटल्स के लिए जो लैम्डा का रेंज होता है बच्चों वो आता है 10⁻⁹ मीटर, या इसी को अपन बोल देंगे 10 एंगस्ट्रॉम। ये आता है मीन फ्री पाथ। देखो एक और टर्म यहाँ डिफाइन होता है, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम? देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके कोलाइड कर रहा है बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, ये वो फॉर इंस्टेंट रेस्ट में आएगा। ठीक है, तो एवरेज टाइम कंज्यूम्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। लिख लो, जो अगला टर्म है वो है रिलैक्सेशन टाइम, इसको अपन टाउ से दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? टोटल टाइम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान कितना टाइम ले रहा है, कि कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। जो मेटल्स के लिए रिलैक्सेशन टाइम होता है बच्चों, याद रखना, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। किसके लिए? फॉर मेटल्स। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बच्चों ये होता है।
ये जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ जो है बच्चों, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अपन बाद में बात करेंगे कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता क्या है। ये किसी भी मटेरियल का बच्चों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो लिख लो यहाँ पूरा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। चलो, ये था केस 1, जब अपन कंडक्टर को फ्रीली अपने इन्वायरमेंट में छोड़ दिए थे। तो वो क्या रहा था कि कंडक्टर जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी मतलब टेम्परेचर गेन कर रहा था, और गेन करने के बाद जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे एटम से बच्चों, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जा रहे थे, और फ्री होने के बाद वो रैंडम मोशन करने लग रहे थे। ठीक है, जब वो रैंडम मोशन कर रहे थे बच्चों, तो वो क्या रहा था कि बहुत वेरियस कोलिजन्स हो रहा था, मेटल साइंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे कोलिजन हो रहा था। इसमें हमने कुछ टर्म्स की बात की कि मीन फ्री पाथ क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। अब अपन केस 2 देखने जा रहे हैं। जो केस 2 है बच्चों, वो है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब अपन क्या कर रहे हैं कि कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बैटरी है, इसका लेंथ को मैं एल बोलता हूँ, और ये प्लस से जुड़ा है और ये माइनस टर्मिनल से जुड़ा है। देखो, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा बच्चों, तो इसके अंदर मेटल साइन भी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग चालू होगा। इलेक्ट्रॉन पहले क्या कर रहा था? रैंडम मोशन कर रहा था। तो अपने को पता है कि जैसे ही मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, तो इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका मोशन जो होगा बच्चों, ये तो फ्रीली घूम रहा है, लेकिन ये क्या करेगा? जैसे ये यहाँ जाएगा, जैसे ही मान लो ये यहाँ आया, तब तक वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। इस पे एक फोर्स लगने लगेगा Fe, ठीक है, और इस Fe की वैल्यू कितनी होगी? -A/E। माइनस साइन क्या बता रहा है कि Fe जो लग रहा है वो इसके अपोजिट में लग रहा है। तो देखो, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने वाला था, तब तक ये खींचा आया, ये मेटल आयन से टकराया, फिर यहाँ आया, फिर इस मेटल आयन से टकराया, ऐसे ऐसे। तो देखो, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना चालू करेगा। तो यहाँ जिस स्पीड से वो ड्रिफ्ट हो रहा है उसको अपन बोलेंगे Vd। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि पहले तो जिगजैग मोशन कर रहा था, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये इधर जाएगा और इधर एक फोर्स भी लग रहा है, तो ये ऐसे खींचा आ रहा होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी रैंडमनेस है। यहाँ गया, फिर मेटल आयन से टकराएगा, फिर आएगा, ऐसे ड्रिफ्ट हो रहा है। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बच्चों, जैसे ही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, तो हो क्या रहा है यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है, और इसके चलते जो फ्री इलेक्ट्रॉन से बच्चों एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके अपोजिट में उस पे फोर्स लग रहा होगा। अपने को पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्सेलरेटेड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एंड ड्रिफ्टेड बाय सो मेनी कोलिजन। देख रहे हो ना, ड्रिफ्टिंग हो रहा है लेकिन बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं ना, सो मेनी कोलिजन्स। ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि मैं अगर पीडी अप्लाई करता हूं तो क्या हो रहा है। देखो,
यहाँ पे एक टर्म अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वीडी से दिखा रहा हूँ। तो देखो ये होता क्या है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लो यहाँ, दिस इज एवरेज वेलोसिटी बाई विच, जिसके द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से बच्चों वो ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is known as drift velocity Vd। याद होगा दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना बच्चों, मेटल्स के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर आता है वो आता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखो वहाँ पे जो थर्मल स्पीड था कितना ज़्यादा था, वो उसका पावर माइनस में नहीं था ना बच्चों। तो यहाँ जो Vd आएगा वो आएगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इसका ऑर्डर बहुत कम है ना। देखो यहाँ कुछ नोट देखते हैं, एक नोट देख लेते हैं। देखो अगर मैं किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड अगर बैटरी से जोड़ के रखा हूँ तो अपने को पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो है और इसके बाहर जो है वो जीरो होगा और इसके बाहर भी जीरो होगा, ये बात अपने को पता है। तो देखो E इनसाइड द कंडक्टर, E इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो और E आउटसाइड जो होगा वो जीरो आएगा। सिग्मा है वो अपन 1/ρ लिखते हैं, इज इक्वल टू Na² τ/m। यहाँ रो क्या बच्चों, यहाँ रो है रेजिस्टिविटी। क्या है ये जो रो है वो रेजिस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो कुछ अगर नोट देखें तो ये बात ध्यान रखना होगा बच्चों कि जो कंडक्टिविटी होती है, जो पहला नोट है बच्चों ये है कि जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होगा वो मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। चलो अगर बी नंबर बात करें बच्चों तो जो रो और सिग्मा होगा ये डजंट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर मतलब वो ना लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ना ब्रेथ पे डिपेंड करेगा और ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम एरिया कुछ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। एक और छोटा सा नोट्स देखते हैं। जो अगला नोट्स है बच्चों वो ये है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ लिख लो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है, जाहिर सी बात है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। फ्री होंगे तो नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ने लगेगा। क्या होगा बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम का सोचो बच्चों क्या होगा, रिलैक्स करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जो एवरेज
रिलैक्सेशन टाइम है बच्चों वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू जो होगी मोबिलिटी कम हो जाएगी, सिग्मा कम होगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बात याद रखना, इनसाइड द कंडक्टर ये काम हो रहा होगा। देखो अगर एक सवाल देखें तो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, देखो ऐसा है सवाल कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है ऐसा, यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, इससे जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है। जो सवाल पूछा गया है वो है कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द फॉलोइंग एट 1 and 2, मतलब A1 और A2 के पास कंपेयर करना है। जो पहला कंपेरिजन है बच्चों वो है करंट का कंपेरिजन, जो दूसरा कंपेरिजन है बच्चों वो है करंट डेंसिटी का कंपेरिजन, जो तीसरा कंपेरिजन है बच्चों वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और जो चौथा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अपने को ये दोनों क्रॉस सेक्शन पे इतने चीज़ों को कंपेयर करना है। तो देखो अगर आप कंपेरिजन देखोगे तो आपको पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ अलग अलग है। तो अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें तो आपको पता है कि A1 इज लेस देन A2 है, और जो पहला पार्ट है बच्चों वो करंट, तो करंट जो होगा दोनों पे इक्वल होगा, क्योंकि करंट जो है अपन मैं शुरू में बताया था कि क्रॉस सेक्शन और रेडियस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता बच्चों, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होता है I/A। तो यहाँ पे I तो कांस्टेंट है तो J का वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। तो चूंकि A1 इज ग्रेटर देन A2 तो J1 इज लेस देन J2। चलो अगर तीसरा देखें VD, ठीक है, तो VD का फॉर्मूला आपको पता होगा। VD क्या होता है बच्चों, तो J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू E, J का अगर फॉर्मूला चेक करें तो देखो I इज इक्वल टू NEAVD होता है, तो I/A जो होगा वो J होगा तो NEVD आएगा। देखो तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ भी जो बच्चों J1 आ रहा होगा, जो VD आ रहा होगा बच्चों VD1 इज लेस देन VD2। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सिमिलरली अपन यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि जो E1 होगा वो लेस देन होगा E2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A1 कम है A2 से ना, तो ये आंसर ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ सुधार कर लेना, ये ऐसे आ रहा होगा ना। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया A1 जो है वो कम है A2 से, तो J1 की वैल्यू ग्रेटर आ रही होगी J2 से। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं एक लॉ की, जिसको जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किसने दिया था, ओम ने दिया था। इसको अपन इसीलिए ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। इसको जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। उसने ये बोला था कि अंडर द कांस्टेंट कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं बच्चों वो चेंज नहीं होंगे। तो अंडर द कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर पोटेंशियल डिफरेंस
across the conductor is directly proportional to current flowing through it, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उन्होंने ये बात बोली कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। अगर मैं प्रोपोर्शनली साइन को हटाऊं तो एक कांस्टेंट लिखूंगा, वो है R। ये जो R है बच्चों वो है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। इसको अच्छे से बात करेंगे है क्या। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और इसको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया, V से, ये प्लस और ये माइनस। जैसे ऐसा करेंगे बच्चों तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ वो कितना होगा, V होगा। और अपने को ये बात पता है कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन जाते हैं, where L is the length of this conductor, A is the cross section area, या क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो अगर अपन बात करें तो अपन देख चुके हैं कि जो I है बच्चों वो कितना आया था, जो I आया था वो आया था I इज इक्वल टू NEA VD। इतना अपन लिखे थे बच्चों, याद है कोई दिक्कत। और अपने को यहाँ से VD निकालना हो तो I डिवाइडेड बाई NE ये लिखेंगे, ये आएगा बच्चों VD का फॉर्मूला। और अपन I को VD का एक और फॉर्मूला डाला है तो NEA E टाउ बाई M आ रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई मास इंटू A। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख देता हूँ V बाई L, तो यहाँ V बाई L लिख दो। अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हो तो जो V की वैल्यू आएगी बच्चों वो देखो कितना आ रहा होगा। जो V की वैल्यू आ रही होगी आपको वो मिल रहा होगा थोड़ा सा NE स्क्वायर टाउ, L ऊपर गया होगा, एरिया नीचे आया होगा, इंटू I, ये मिल रहा होगा ना, ये मिल रहा होगा, ठीक है। देखो अपन अगर लिखे थे V इज इक्वल टू R इंटू आई, अगर इससे इसको कंपेरिजन करें, इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो आपको R की जगह क्या मिल रहा है, R की जगह जो मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है ML डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ इंटू A। और अपन देख चुके हैं कि M डिवाइड बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ को अपन रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रो, रेजिस्टिविटी। और इसका उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए मिल रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मिल रहा है बच्चों? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए मिल रहा है। तो यहाँ एक टर्म आया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है बच्चों तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो ऑफ करंट। अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें जिसको अपन R से दिखाते हैं, इसका सिंबल अपन ऐसे डिनोट करेंगे। ये होता क्या है? दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, कि करंट के फ्लो में कितनी बाधा जनरेट हो पा रही है, ये काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। याद रखना जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम V एंड I। देखो रेजिस्टेंस को अपन लिखे थे V बाई आई इज इक्वल टू M NE स्क्वायर टाउ
एल अपॉन ए, ये लिखिए इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये आ रहा होगा ना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आ रहा होगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम। इसको अपन ऐसे दिखाते हैं। देखो अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो आएगा ml² t माइनस 2 इंटू ए टी इंटू ए इज इक्वल टू, इसको निकालोगे तो ml² t माइनस 3 ए का पावर माइनस 2 आएगा। इसको कैसे निकाला है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ कि अपने को पता है कि R इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, V बाई आई। V को क्या लिखते हैं, W अपॉन क्यू। I को क्या लिखते हैं, Q बाई टी। तो देखो इसको थोड़ा सा करोगे तो W इंटू टी वर्क डन और टाइम का डायमेंशन और इंटू क्यू स्क्वायर का डायमेंशन, इसको करोगे सबका डायमेंशन निकालोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। देखो इसमें आगे बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, पहली बात। दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है बच्चों। और जो तीसरा होता है वो होता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंडेंट होता है। याद रखना अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी कंडक्टर के केस में। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों वो घटेगी अगर वो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो। ये जो है ये घट रहा होगा ना, आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। चलो एक और बात करते हैं, वो बात करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी, या इसी को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, को रो से दिखाते हैं ना। तो जो रो होता है बच्चों 1/सिग्मा, इसको अपन निकालना है तो m डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ, ये फॉर्मूला आता है, इज इक्वल टू RA बाई एल भी लिख सकते हो। देखो यहाँ अगर अपन बात करें तो इसको, इसकी जो यूनिट होगी बच्चों वो ओम मीटर होती है। क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करोगे तो ml 3 t माइनस 3 a माइनस 2 आएगा। ठीक है, इसका डायमेंशन चेक कर लेना। और जो रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी होती है बच्चों वो जो होता है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन, ठीक है बच्चों, नोट में लिख लो, डजंट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। ये डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है बच्चों। में जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करेंगे। देखो अपने यहाँ देखे थे कि I क्या होता है, I इज इक्वल टू NE VD होता है, अपन देख चुके हैं। और VD का अपने को फॉर्मूला पता है, E टाउ बाई M।
और अगर इसको रीअरेंज करोगे तो I बाई ए कैन बी रिटन एज एन ई वी डी, जिसको जे लिखते हैं, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वी डी का फॉर्मूला यहाँ डालते हैं। जैसे ही वी डी डालोगे बच्चों तो जे का जो फॉर्मूला आएगा एन ई टाउ बाई एम, तो यार होगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, तो यार होगा जे का फॉर्मूला। और अपन जानते हैं कि ये जो होता है बच्चों वो होता है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा को अपन लिखेंगे एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो जैसे इसको रिप्लेस करोगे बच्चों तो देखो जो करंट डेंसिटी आएगा वो कितना आ रहा है, देखो वो जो आ रहा है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये था वेक्टर फॉर्म। कंडक्टिविटी या नोट थोड़ा देखते हैं बच्चों, कुछ नोट देख लेते हैं। नोट ये है पहला कि सिग्मा जो है वो है कंडक्टिविटी, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इसका जो यूनिट होगा बच्चों ये 1/रो होता है ना, तो ओम मीटर का इनवर्स आ रहा होगा। याद रखिएगा। देखो जो दूसरा है, ये जो रो और सिग्मा है वो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब ये उसके डायमेंशन पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये डजंट डिपेंड ऑन लेंथ एंड area of conductor. That's why rho and sigma is known as intrinsic conductor. It depend on temperature and material, ठीक है। ये बात तो अपन पहले ही देख चुके हैं। चलो अपन बात करते हैं कंडक्टर्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? कंडक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखो कंडक्टर अपन जानते हैं कि ओमिक और नॉन ओमिक दोनों होता है। देखो छोटा सा टॉपिक है, अपन पढ़ लेते हैं यहाँ कि कंडक्टर्स, जो पहला पार्ट है वो है ओमिक कंडक्टर। जो ओमिक कंडक्टर होगा बच्चों ये ओबेस ओम्स लॉ। वैसा कंडक्टर जो ओम लॉ को फॉलो करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जैसे मेटल्स। चलो जो VI कर्व होगा इस केस में वो लीनियर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? लीनियर बनेगा। ये थीटा, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू R जो कि स्लोप होगा। इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों ये कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस जो होगा वो स्टेबल होगा, ये डायनेमिक नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता है। देखो यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे? V एंड I दोनों पे डिपेंडेंट नहीं होगा बच्चों, ठीक है। देखो अब अपन बात करें ओमिक नॉन ओमिक की, तो जो नॉन ओमिक होता है बच्चों हम बात करने जा रहे हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ये कौन से कंडक्टर होते हैं? तो देखो वैसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, डजंट फॉलो ओम्स लॉ, वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं
उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे उसमें डायोड ले लिए, ट्रायोड ले लिए, ठीक है बच्चों, डायोड हो गया, ट्रायोड्स हो गया, इसका जो कर्व जो आता है बच्चों वो लीनियर नहीं आता है। तो याद रखना जो वी ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है। क्या होता है, इस केस में वी कर्व जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। इस केस में जो रेजिस्टेंस आता है बच्चों, इस केस में जो रेजिस्टेंस आता है वो डायनेमिक आता है, ठीक है, इसीलिए अपन इसको आरडी से दिखाते हैं, ठीक है। ये डायनेमिक आता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा वी एंड आई पे। इस केस में जो आई भी कर्व बनता है बच्चों वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देना चाहता हूँ। अगर पीएन जंक्शन डायोड है उस केस में एक ग्राफ देख लेते हैं, आई भी कर्व और पीएन जंक्शन डायोड, देखो ये आई भी कर्व है। देखो तो अपन क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है, तो नहीं। ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ because non-ohmic conductors doesn't follows this law। इस लॉ को जो है नॉन ओमिक कंडक्टर फॉलो नहीं करते हैं बच्चों। यही रीजन है कि जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ उसको अपन नहीं बोल सकते।